जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में बच्चों व्यस्त हैं। तो आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं गद्य की साइड में। बच्चों, हमने पढ़ लिया अच्छे से गद्य और बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चल रहे हैं बच्चों गद्य खंड की ओर। और इसमें आपका कौन कौन सा चैप्टर है, आपको कितना पढ़ना है, और उसके बाद हम ये प्रारंभ करेंगे। पहले आपको आपके जो कि आपके सिलेबस में चीज़ें दिया है उससे आपको अवगत करा दे बच्चों। तो हमारा पहला ही पाठ पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को समझेंगे। उसके बाद इनके पाठ को पढ़ेंगे और फिर इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको पढ़ा जाएगा। फिर बच्चों आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों तीसरा पाठ आपको मिलेगा श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इसको पढ़ा जाएगा। और फिर डॉक्टर पूर्ण सिंह का बच्चों आचरण की सभ्यता इम्पोर्टेंट है ये सब, और इसको पढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार चिन्ह लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो बच्चों जो स्टार चिन्ह लगा हुआ है ना, ये आपके जो कल विज्ञान वर्ग के बच्चे का सिलेबस है, अर्थात विज्ञान वर्ग और कॉमर्स और कला वर्ग जितने सारे बच्चे हैं ये सभी के लिए है। लेकिन बच्चों जहाँ पर ये स्टार नहीं लगा हुआ है, ये जैसे ये आपका तीसरा चैप्टर देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा भारतीय साहित्य की विशेषताएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक जो बच्चे हैं, जो कला वर्ग के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए। देखिए बच्चों रायकिरण दास जी का द्वारा फिर आनंद की खोज और पागल पथिक, ये भी साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए अर्थात कला वर्ग वाले बच्चों के लिए। फिर आता है बच्चों इधर सभी बच्चों के लिए राहो सांकृत्यायन का आधार तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब है, फिर सड़क सुरक्षा है बच्चों, ये सड़क सुरक्षा और फिर गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण के बारे में फिर हम लोग समझेंगे। तो अब देखिए बच्चों ये सारे थोड़ा नए चैप्टर हमें लग रहा है कि जुड़े हुए हैं, सड़क सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण। तो कुल मिला के आपके सिलेबस में बच्चों कुल 10 लेसन हैं। तो अब हम इस लेसन को समझेंगे। अब आपने देख लिया कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। ये उन लोगों के लिए बच्चों जिनके पास किसी भी कारणवश पुस्तक उपलब्ध नहीं है, या वो जहाँ पर हैं वहाँ पुस्तक नहीं है उनके पास। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को देख लीजिए बच्चों। अब हम आज से प्रारंभ करेंगे। देखिए आज से हम आपका पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो इससे सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त परिचय को देखेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये संक्षिप्त परिचय होता है किसी भी लेखक या कवि का बच्चों। ये संक्षिप्त जो परिचय है यही इम्पॉर्टेंट है। इसी पे आप पकड़ बना लीजिए, अर्थात इसी को आप कॉपी में लिखिए और बार बार रिवीजन कर लीजिए। बस समझ लीजिए आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आइए अब हम इनसे संबंधित चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये आपको क्वेश्चन अपनी आंसर कॉपी में जो परीक्षा होगी बच्चों उसके आंसर कॉपी में फ्रंट पे किसी भी लेखक का जीवन परिचय आ गया तो आपको सबसे पहले ऐसे फ्लो चार्ट में चीज़ों को उनके बारे में डिटेल ऐसे लिख देना है बच्चों। उसके बाद यहाँ नीचे से आपको चीज़ों को लिखना है। तो अब आप वैसे आप सब कुछ समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार जिक्र कर लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं सब इसके जो कैसे हमको लिखना है जीवन परिचय इससे अवगत हो जाएं। तो अब देखिए बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म स्थान। पिता इनके गोपाल चंद्र गिरधर दास थे, गिरधर दास उपाधि लगाते थे। और नहुस जो पहली नाटक है बच्चों, नहुस है वो इन्हीं गिरधर गोपाल जी द्वारा रचित है। यहाँ पर हम ऐड करते चलते हैं नहुस, ये प्रथम नाटक है, इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहुस नाटक किसका है। और बच्चों इनकी माता पार्वती देवी थी। अब देखते हैं शिक्षा दीक्षा इन्होंने क्या ज्ञान अर्जन किया। तो शिक्षा में बच्चों अंग्रेजी बांग्ला गुजराती आदि का स्वाध्ययन किया, मतलब सेल्फ स्टडी इन्होंने किया। और भाषा इनकी बच्चों ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली रही। शैली में इन्होंने मुक्तक शैली का ज़्यादातर प्रयोग किया। भारतेंदु के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं बच्चों यहाँ से।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जीवन परिचय आ जाए, जीवन परिचय तो आ ही सकता है, लेकिन अगर नहीं आए मान लीजिए इनसे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो जानते हैं क्या आएगा? ऐसे समय क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित कौन सी रचना नहीं है, या कौन सा नाटक है, या कौन सी पत्रिका है। ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो संपादन इन्होंने किस किस चीज़ का किया, तो कवि वचन सुधा पत्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी इनकी पत्रिका है जो इन्होंने संपादन कार्य किया। लेखन विधा को समझते हैं बच्चों, तो कविता इन्होंने लिखा, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है बच्चों। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग समझ लेते हैं। नील देवी, प्रेम जोगनी, और भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना, विशेष विषमोषधम, बहुत सारी रचनाएं बच्चों हैं। विशेष विषमोषधम और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, भारत दूरदशा यहाँ पर दिया ही है। ऐसे सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद करके रखिएगा बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। और अब ये मृत्यु देखिए बच्चों, इनका 6 जनवरी सन 1885, अर्थात कुल मिला के बच्चों ये 35 वर्ष की अवस्था में इस देश को छोड़ देते हैं। लेकिन इस 35 वर्ष की अवस्था में अपने बुद्धि, ज्ञान, बल, शिक्षा, धैर्य और लगन के बल पर इनके नाम पर पूरे युग का नाम पड़ जाता है बच्चों, पूरा युग का नाम हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमको कहीं से कहाँ पहुंचा सकती है बच्चों। इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि दृढ़ संकल्प लेते हुए निरंतर पढ़िए। निरंतरता पे हम फोकस करते हैं। हम ये नहीं कहते बच्चों आप 2-2 3-3 घंटा पढ़ डालिए हिंदी सिर्फ, नहीं। हमारा ध्येय है, हमारे विचार से बच्चों प्रत्येक बच्चों को निरंतर पढ़ना चाहिए, भले कभी थोड़ा पढ़े कभी ज़्यादा पढ़े। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समय देना प्रारंभ कर दीजिए। परीक्षा बहुत दूर है, पढ़िए, पर रोज़ाना पढ़िए। रोज़ाना पढ़ने की जो हैबिट है बच्चों ने, कछुआ जानते हैं, कछुआ रुकता नहीं, खरगोश रुक गया था, बहुत आगे निकल गया था, फिर वो रुक के आराम करने लगा। अगर वो नहीं रुकता तो वही जीतता, उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना दौड़ने में तेज था। पर कछुआ जीता क्यों? उससे कई गुना चाल उसकी बहुत स्लो थी। किसकी? कछुआ की। फिर भी वही जीता क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बहते रहना सदा तुम्हारा काम है, जो बहा ही नहीं जलो। ऐसे कविता है बच्चों, बहुत ही सुंदर लाइन है कि चलते रहना सदा तुम्हारा काम है, तो आप निरंतर चलते रहिए। चलिए अब हम इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात हो रही है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब हम फिर से चलते हैं साहित्य में स्थान। तो इन्होंने बच्चों हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसी वजह से इनके नाम पर ये पूरा एक युग का नाम हो गया भारतेंदु युग। ये बच्चों 1885 से इनके युग बच्चों, अगर क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भारतेंदु युग कब से कब तक है, तो बहुत से लोग 1850 से 1900 तक मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बच्चों 1865 भी माना जाता है। 1865 भी आएगा, तो आप ये दिमाग में रखे रहिएगा कि मैम ने बताया था 1850 नहीं, 1865 भी कहीं कहीं आ जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 1865 भी रहे तो वो भी सही होगा, ये दोनों। चलिए अब हम बच्चों इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, फिर इनके द्वारा रचित कहानी को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आधुनिक हिंदी साहित्य, थोड़ा सा हम अपनी पेंसिल को मोटा और कर देते हैं बच्चों, जिससे अच्छे से ये देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के परपौत्र गोपाल चंद्र गिरधरदास के ज्येष्ठ बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के सुख से ये वंचित हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद बच्चों इनकी जो बीमाता थी, बीमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमादाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज और वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किए। ये उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे।
इसीलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। और 13 वर्ष की अल्पावस्था, 13 वर्ष की बहुत कम अवस्था में बच्चों इनका काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मंत्रा देवी से इनका विवाह हो जाता है। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है और पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। और भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म बच्चों 6 जनवरी 1885 को 35 वर्ष अर्थात 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही हो जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की जो समृद्धि की मतलब विकास किया, वो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कभी नाटककार, निबंध लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता समझे जाते थे बच्चों, समझे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए बच्चों। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का बच्चों, देख लीजिए। तो काव्य रचना भी ये बाल्यावस्था से ही करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी तथा और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्ताव अनुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया, अर्थात इनको भारतेंदु कहा गया। और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु सब जोड़ लिया इन्होंने। पहले इनका नाम हरिश्चंद्र ही था। तो इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन को गति देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया इन्होंने। सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 73 ईस्वी में मैगजीन पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र 8 वर्षों होगा बच्चों, यहाँ अंक नहीं होगा, ये गलत है। 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद मैगजीन का हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम क्या हो गया? क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी तो आपसे क्वेश्चन हरिश्चंद्र मैगजीन भी पूछ सकता है या हरिश्चंद्र चंद्रिका भी पूछ सकता है। तो हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है और साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी माना जाता है। युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक के नाम से ये सब क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा के दिमाग में रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भारतीय साहित्य में इन्हें युग दृष्टा और युग सृष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में, एक युग पुरुष भी कहा जाता है बच्चों। इनके हिंदी साहित्य में बहुमूल्य योगदान के कारण ही भारतीय साहित्यकार ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। और फिर बच्चों ये देखें, हिंदी साहित्य में अनेक योगदान के फलस्वरूप 1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग के क्या नाम है, नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था 1865, तो कहीं कहीं पर 1865 मिल सकता है आपको। देखिए पहली तो बात, ज़्यादातर आपको 1850 ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम अपने पेंसिल को और चटक कर देते हैं बेटा, मोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए चीज़ें, बस हो गया। चलिए, तो 1800-1900 माना जाएगा कहीं कहीं पर, ज़्यादातर 1965 से 1900 माना जाता है, ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं आपको 1960, 68, 3 वर्ष आगे भी मान सकते हैं, क्योंकि 68 में इन्होंने ये हरिश्चंद्र चंद्रिका को प्रकाशित किया था, तो यहाँ से भी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, भारतेंदु जी की कीर्तियाँ अनेक विधाओं से उल्लेख है। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। अब देखते हैं बच्चों, इन्होंने जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा इनका है बच्चों, इन्हीं का है।
सरयू पार की यात्रा। और देखिए अब भारतेंद्र जी की प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। नाटक में देखते हैं बच्चों, भारतेंद्र जी ने मौलिक तथा अनुदित। अब यहाँ पर आप पहले क्लियर कर लीजिए कि मौलिक क्या होता है, अनुदित क्या होता है। मौलिक होता है बच्चों जो इन्होंने स्वयं ही लिखा है, और अनुदित होता है जो किसी अन्य के द्वारा लिखा गया नाटक किसी अन्य भाषा में था, इन्होंने उसको अपनी भाषा या हिंदी या किसी अन्य भाषा में इन्होंने अपनी भाषा में लिखा, अर्थात किसी अन्य के द्वारा लिखे गए किसी रचना को, नाटक को इन्होंने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। मौलिक नाटक नील देवी है, सत्य हरिश्चंद्र है, श्री चंद्रावती है, चंद्रावली है, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा नवोद, विशेष विस्मय, सदाम, सती प्रताप, प्रेम योगनी, ये सब बच्चों मौलिक है, इन्होंने स्वयं लिखा। हुआ अनुदित में देख लेते हैं रत्नावली, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, और फिर उसके बाद दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, ये सभी निकाय। निबंध संग्रह में देखते हैं बच्चों परिहास वंचक, सुलोचना, मदालसा और लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, ये तो बच्चों इनका रहा निबंध संग्रह। इतिहास से संबंधित चीज़ों को इन्होंने महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, कश्मीर, सुषमा, ये सब इतिहास से चीज़ें इन्होंने लिखा। यात्रा विदित में बच्चों लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा जो हमें ये बताए हैं। जीवनिया बच्चों जयदेव की इन्होंने जीवनिया लिखी, सूरदास की जीवनी लिखी, महात्मा मोहम्मद की इन्होंने जीवनी लिखी। और शैली की दृष्टि से भारतेंद्र ने वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक शैली और भावात्मक सभी शैलियों में निबंध की रचना की। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है बच्चों। इनके यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि है। विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं ये सब, अर्थात विवरण किया गया है, किसी दृश्य का वर्णन किया गया है। वैष्णव यात्रा और भारतवर्ष तथा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध विचारात्मक हैं। और भारतेंद्र की भावात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियाँ, सूरदास, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि ये सब है। ऐतिहासिक निबंध है बच्चों, बीच बीच में मिलता है ऐतिहासिक निबंध में। इनके अतिरिक्त इनके निबंधों में स्रोत शैली, भाषा शैली, स्त्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि कई शैली के रूप मिलते हैं। इनकी भाषा व्यवहारिक है, बोलचाल के निकट है, अर्थात आम जनता तक पहुंचने वाली भाषा है, प्रवाहमयी है और जीवंत है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया है, अर्थात कविता को ब्रज भाषा में, और जो कहानी का निबंध है, नाटक है, उसको गद्य खड़ी बोली में। भाषा को सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरे का सटीक प्रयोग किया। आप जानते हैं बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरा किसी भाषा मतलब किसी ग्रंथ में या किसी कविता में कहीं प्रयोग हो जाए तो वो और सुंदर हो जाती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर। अब देखिए बच्चों, ये भारत और उन्नति जिसे हमको पढ़ना है उसके बारे में हम अच्छे समझ लेते हैं। ये निबंध है, क्या है, निबंध है। तो ये दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी अर्थात देश के उपकारणी सभा में भाषण देने के लिए ये लिखे थे। इन्होंने लिखा तो इसको भाषण दिया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकास करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा इस निबंध के माध्यम से इन्होंने दिया है बच्चों। तो आज आपने देखा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को बच्चों। अब हम आपको नेक्स्ट लेके चलेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में बच्चों फिर लेके चलेंगे। ये आपका पाठ्यक्रम है, इसको आप देख लीजिए। इतनी पूरे कुल मिला के 10 लेसन है, जो कि एक लेसन के पीछे कम से कम बच्चों आपको 3 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन हम आपको अच्छे समझाएंगे जीवन, एक दिन आपको पढ़ाया जाएगा जीवन परिचय, और फिर दूसरे दिन आपको उनके द्वारा रचित पाठ को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर तीसरे दिन बच्चों उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक को 3 दिन लगेगा, तो कुल मिला के 1 महीने और पहले ही हम इसको कंप्लीट कर देगा, पूरा प्रयास करेंगे। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। I don't know how I did it. You see, one of the